हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सभी इसका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इस टॉपिक में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम के लिए बताए थे, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, मैंने जिसमें 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड किए थे। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम PDF नोट्स भेजिए, तो PDF नोट्स थोड़ा सा भेज पाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूं, इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप लिखने लायक हो जाएं एग्ज़ाम में। तो अगला पेपर जो है हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट बनता है कहीं पर, मैन्युफैक्चर होता है, तो वो प्रोडक्शन साइट है और वहाँ से लेके लास्ट जो हमारा कंज्यूमर होता है, आखिरी जो ग्राहक होता है, वहाँ तक पहुँचने में जो प्रोडक्ट को या गुड्स जो बोलते हैं उसको जो रूट होता है, किस किस तरीके से पहुँचता है, उसको कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो द रूट बाई विच गुड मूव्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो इसमें कई तरीके से पहुंच सकता है। तो इसमें दो तरीके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब अगर हमें कोई सामान चाहिए, आम जनता को सामान चाहिए, तो कंज्यूमर गुड्स है। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर करती हैं किसी सामान का, तो उस सामान का मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्हें कुछ मशीनें चाहिए, उपकरण चाहिए, या और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, या बड़े पैमाने पे उन्हें जो है रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स होता है। तो उसको भी सप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होता है। तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो हम तक पहुँचता है सामान, और ख़ास तौर से इसमें हमारे फार्मेसी में जो है मेडिसिन हम तक पहुँचती है। तो कैसे कैसे पहुँचती है देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रोड्यूसर जो है, जो गुड्स बना रहा है, वहाँ से कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुँचाना। तो ये जो है शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है और दिक्कत होती है इसमें डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर है। इसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। तो इनडायरेक्ट में बीच में कुछ जो मिडिल मैन होता है, वो प्रोड्यूसर से लेता है, उसके बाद ग्राहक तक पहुँचाता है। तो प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। रिटेलर का मतलब होता है फुटकर विक्रेता और होलसेल का मतलब होता है थोक विक्रेता। तो फुटकर विक्रेता जो हमारे आसपास जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जहाँ से हम कोई चीज़ जैसे मेडिसिन एक स्ट्रिप लेना, या कोई भी चीज़, दूसरी चीज़ें जैसे किराने का सामान है, कोई सामान एक पैकेट खरीदना, तो वो रिटेल में कहलाता है या थोक फुटकर कहलाता है। अगर हम बल्क में खरीदे, ज़्यादा अमाउंट में खरीदे, तो वो होलसेल कहलाता है। जैसे पेटी की पेटी खरीदना, पूरा बॉक्स खरीदना, तो वो होलसेल कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास जाएगा, फुटकर विक्रेता के पास, और फुटकर विक्रेता जो है वो कंज्यूमर को देगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। आजकल वैसे तो ज़्यादातर होलसेलर होते हैं, क्योंकि जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहाँ से जो थोक विक्रेता होता है वो खरीदते हैं, उसके बाद रिटेलर या छोटी शॉप्स को देते हैं, और उसके बाद हमें या कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन ये रिटेलर वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ कि कौन सा एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है बाटा शू कंपनी। जैसे बाटा की दुकानें, बाटा के शूज़ जो हैं बाटा की शॉप्स पे ही मिलेंगी, तो वो रिटेल शॉप्स हैं। हमें फुटकर में मिल रही है, हमें एक शू चाहिए तो एक शू मिलेगा। तो डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो है बाटा कंपनी से, उन्हीं की शॉप में आता है और वहाँ से हम कंज्यूमर जो है खरीदते हैं। तो प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर। इसके बाद हम देखेंगे प्रोड्यूसर तो होलसेलर, वहाँ से रिटेलर, फिर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मान लीजिए किराने का कोई सामान है या मेडिसिन है, ड्रग्स बनाया, तो वहाँ से होलसेल। होलसेल मतलब जो बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीदते हैं, बड़े पैमाने पे पेटी की पेटी जो है, कई कार्टून्स उन्होंने खरीदे हैं, महीने भर का स्टॉक उन्होंने ले लिया है। और वो छोटे छोटे रिटेलर मतलब फुटकर विक्रेताओं को एक एक पेटी ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर वहाँ से है कंज्यूमर है, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, एक स्ट्रिप चाहिए मेडिसिन, या कोई एक सामान चाहिए, तो वो इस तरीके से हम खरीदते हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए। तो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अगला जो विधि जो देखते हैं इनडायरेक्ट में, प्रोड्यूसर से एजेंट, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। अब बड़ी बड़ी कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं कि होलसेल वालों को नहीं बेचती हैं, अपना एजेंट रखती हैं। वो छोटी छोटी दुकानों पे जाते हैं, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमारा प्रोडक्ट आप लीजिए, इसमें इतना फ़ायदा है, तो वो एजेंट बताते हैं, और रिटेलर डायरेक्ट जो है उनसे सामान मंगवाते हैं।
इनको एजेंट या ब्रोकर बोलते हैं, और फिर वो रिटेलर है फुटकर में बेच देते हैं कंज्यूमर को। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक इसमें जो है बहुत सारे मिडिल मैन है। एक और चैनल है, इसमें प्रोड्यूसर जो है वो एजेंट भेजता है। एजेंट भेजने के बाद ये रिटेलर के पास नहीं भेजता, वो होलसेलर के पास भेजता है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया तो हमें उसके लिए एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि होलसेलर्स को भी उसके बारे में जानकारी नहीं होती है लोगों को, तो वो एजेंट भेजेगा होलसेलर के पास कि आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए। होलसेलर रिटेलर के पास भेजेगा, फिर वो कंज्यूमर के पास। तो देखा आपने कितना इजी है ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो ये तो हो गया था कंज्यूमर गुड्स। इसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली इंडस्ट्रियल यूज़र को, जैसे उन्हें लार्ज स्केल पे बनाया कोई चीज़, जैसे लोकोमोटिव है, जनरेटर्स है, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, लोकोमोटिव्स मतलब जो वाहन वगैरह बनाए, तो वो इंडस्ट्रियल यूजर्स को भेजते हैं। फिर प्रोड्यूसर भेज सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्ट्रीब्यूटर को और यूज़र को। एक डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें रख लिया बीच में, तो वो जो है छोटे छोटे इक्विपमेंट जो है वो बेचते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रोड्यूसर से एजेंट और यूज़र। एजेंट वाला उसमें भी आपने देखा था कि एजेंट है, इसलिए काम करते हैं, नया प्रोडक्ट आया मार्केट में लॉन्च करते हैं एजेंट, और ये यूज़र के पास जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन बहुत बार आता है, होलसेलर। होलसेल और रिटेल के ऊपर क्वेश्चन जरूर, होलसेलर्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, तो मैं होलसेलर्स को एकदम आसानी से समझाती हूँ। देखिए होलसेलर का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच लिंक बनाता है। तो होलसेल मतलब थोक विक्रेता या जो थोक में सामान खरीदता है। तो मैन्युफैक्चरर से, जहाँ से कंपनी में डायरेक्ट सामान बन रहा है, वहाँ से थोक में सामान खरीदा, और रिटेलर मतलब फुटकर विक्रेता को, छोटी छोटी दुकानों को बेचा, तो वो हुआ होलसेलर। तो होलसेलर्स किस किस तरीके के क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, इसको आप स्टूडेंट्स अपनी भाषा में कन्वर्ट करके या इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी तब तक आपको समझने में। आप हिंदी में भी केवल समझिए, मैं डिटेल्स नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप देखें अगला देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर। तो होलसेलर 3 टाइप के हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर होलसेलर, कभी कभी जो कंपनियाँ बनाती हैं वो खुद ही होलसेल का काम करती हैं डायरेक्ट रिटेलर्स को, जो हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर से फिर वहाँ से कंज्यूमर में जा रहा था, तो वो खुद ही, तो इस तरह के मैन्युफैक्चरर होलसेलर कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं रिटेलर होलसेलर। मतलब होलसेलर ये है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स तो खरीदते हैं ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन बेचते हैं उनको रिटेल में, कंज्यूमर को फुटकर में बेचते हैं अपनी ओन शॉप्स पे। मतलब एक उनने गोदाम बना लिया, उसमें बहुत सारा स्टॉक रख लिया, और छोटी छोटी दुकानें कई बना ली, या 2-3 दुकानें ब्रांच बना ली, और उसमें जो है वो रिटेल में या फुटकर में बेचते हैं। तो होलसेलर भी हैं वो, रिटेलर भी है, तो रिटेलर होलसेलर है। पहला हमने देखा मैन्युफैक्चरर होलसेलर, बनाते भी हैं और स्टॉक भी बेचते हैं, रखते हैं। इसके बाद रिटेलर होलसेलर जो हो गया। इसके बाद हम देखें डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर। तो ये सबसे कॉमन है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि उन्होंने ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदा और उसके बाद उसको बेच दिया। तो ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, जो थोक विक्रेता होते हैं कि थोक में खरीदते हैं फिर फुटकर वालों को बेच देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ होलसेलर। तो फंक्शन ऑफ होलसेलर क्या है कि क्या क्या करता है, ये असेंबलिंग करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और उनको स्मॉल क्वांटिटी में रिटेल करता है, रिटेलर्स को बेचता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में वही बात हुई कि होलसेलर खरीद कर लार्ज अमाउंट में फिर रिटेलर्स को बेचता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस का मतलब स्टोरेज, जो गोदाम बनाते हैं, तो गोदाम बनाया उनने और उसमें बहुत सारा स्टॉक रखा, तो ये काम हुआ वेयर हाउसिंग। ये सब फंक्शन ऑफ होलसेलर्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो अब होलसेलर ने इतना बड़ा काम उनने किया है, स्टोरेज का काम रखा या बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, तो उनके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होगी, उनके पास अपनी गाड़ियाँ होंगी, जैसे मिनी ट्रक वगैरह है, तो वहाँ से वो जो है छोटे छोटे फुटकर विक्रेताओं या रिटेलर्स को ट्रांसपोर्ट करके अपने वाहन से भेजते हैं सामान। इसके बाद देखते हैं फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि कभी कभी जैसे क्या कहते हैं कि उधार में भी वो रिटेलर्स को देते हैं, वही खाता उनका होता है। तो होलसेलर प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द रिटेलर्स, और रिटेलर्स दस फाइनेंसेस द रिटेल रेट। इसका रिस्क भी नहीं, अब रिस्क भी रहता है। होलसेल का काम करेंगे, उनने ज़्यादा मात्रा में जो है स्टॉक बना रखा है किसी भी चीज़ का, गुड्स का या मेडिसिन का, वो स्टॉक ख़राब हो सकता है किसी कारण से, या फिर चोरी हो सकता है, गोदाम में आग लग सकती है, तो इस तरह के रिस्क रहते हैं। तो ये जो है ना होलसेलर जो है ये रिस्क बियरर भी होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे मार्केट रिसर्च। क्योंकि होलसेलर्स जो है रिटेलर्स को बेचते हैं, फिर रिटेलर्स आकर बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका अच्छा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है कस्टमर में,
तो उनको मार्केट रिसर्च, मार्केट के बारे में जानकारी हो जाती है कि कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, तो ये मार्केट रिसर्च। इसके बाद हम देखेंगे रिटेलर। तो रिटेलर, हम यहाँ रिटेलर में रिटेल केमिस्ट की बात करते हैं। हम जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सब हम मेडिसिन के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। मैंने समझाने के लिए आपको और भी दुकानों का या किराना या थोक या जो भी एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर सारा जो रिलेशन है मेडिसिन से है या फार्मेसी से है। इसके बाद हम देखेंगे रिटेलर्स और रिटेल केमिस्ट। तो रिटेलर्स आर मिडिल पर्सन्स बिटवीन होल सेलर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ये हो गया आपने रिटेल मतलब फुटकर वाले विक्रेता। तो जो नॉर्मल केमिस्ट होते हैं ना, या जो मेडिकल स्टोर होता है तो उसमें एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, तो वो जो केमिस्ट होते हैं या ड्रगिस्ट होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। जहाँ से हम एक पत्ता दवा खरीदते हैं या एक स्ट्रिप मेडिसिन खरीदते हैं वो रिटेलर होते हैं। इनका क्या काम है? रिटेलर कीप्स अ रेडी स्टॉक ऑफ ऑल गुड्स सो ही कैन एबल टू मीट द डिमांड ऑफ कस्टमर्स एट ऑल टाइम। ही प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड यूज ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर। इसको मैं समझाती हूँ, इसलिए आप समझ लीजिए हिंदी में कि वो स्टॉक रखते हैं हर वैरायटी के, ऑल वैरायटी के गुड्स। जो फुटकर विक्रेता है उसमें हर तरह के मटेरियल होता है। हर, जैसे मेडिसिन के केस में देखिए हर मेडिसिन अवेलेबल होंगी, कोई एक स्पेसिफिक नहीं अवेलेबल होगी, ताकि कंज्यूमर्स को मिल जाए एक साथ। इसके बाद वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रखता है अपने गुड्स के बारे में, और उसको ये भी पता होता है सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, की कौन सी मेडिसिन हमें कहाँ से खरीदनी है, कौन सा गुड्स हमें किस होलसेलर से खरीदना है। तो अलग अलग होलसेलर से लाके वो एक शॉप पे रखता है। तो ही प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू कस्टमर बाय सेलिंग द गुड्स और क्रेडिट। तो ये भी क्रेडिट में देकर कस्टमर्स को हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स। तो रिटेलर्स के क्लासिफिकेशन देखिए, दो मेन क्लासिफिकेशन है, इटिनेरेंट रिटेलर और फिक्स्ड शॉप। तो बहुत थोड़ा टॉप वर्ड लग रहा है, लेकिन इसको आप इजी में समझ। डू नॉट हैव अ फिक्स डिसाइडेड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इटिनेरेंट रिटेलर का मतलब है जिसके पास एक दुकान नहीं होती या एक जगह नहीं होती है बिजनेस करने के लिए, और फिक्स्ड शॉप जिसके पास एक दुकान होती है। तो जिसके पास दुकान नहीं होती वो क्या करता है, तो इसके डिवीज़न और देखिए, हॉकर्स एंड पेडलर्स जो फेरी वाले होते हैं और पैदल चलकर जो सामान बेचते हैं उन्हें हम बोलते हैं फेरी वालों को। साइकिल पे चलते हैं उनको हॉकर्स एंड पेडलर्स, पैदल चलने वालों को तो ये फेरी वालों को, ये रिटेलर्स है। फुटकर विक्रेता है, फेरी पे फेरी लगा कर बेच रहे हैं पैदल। मार्केट ट्रेडर्स में स्टॉल जो लगाते हैं बाहर सामानों का, स्ट्रीट ट्रेडर सड़क पे बेचना, इनके पास दुकान नहीं होती, दे डू नॉट हैव अ फिक्स डिसाइडेड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ये ऐसे बेचते हैं। तो चीप जैक्स। इसके बाद हम देखेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो फिक्स में जो है जहाँ पे एक दुकान बनी हुई, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, छोटी मात्रा में फुटकर बेचना, बड़ी मात्रा में फुटकर बेचना। अब इसको देखिए आप, तो क्या है ये स्मॉल स्केल रिटेल शॉप में स्ट्रीट स्टॉल होल्डर। तो स्टॉल्स आएंगे ना, इसमें भी स्टॉल वाला आएगा स्मॉल स्केल में एग्जांपल। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड हैंड गुड्स। कुछ सेकेंड हैंड सामान बिकते हैं कहीं जो पर्टिकुलर शॉप पे। फिर इसका जनरल स्टोर, जो नॉर्मली जो हमारे आसपास सारी दुकानें पाई जाती हैं वो जनरल स्टोर है। सिंगल लाइन स्टोर मतलब किसी एक पर्टिकुलर सामान का जो है, जैसे किसी ने सिर्फ गारमेंट्स का रखा, किसी ने सिर्फ लेडीज़ का या बच्चों के कपड़ों की दुकान खोल ली, तो सिंगल लाइन स्टोर है। इसका स्पेशलिटी स्टोर, स्पेशलिटी हमारे पास पर्टिकुलर कंपनी के पर्टिकुलर लोगों के लिए ही मिलेगी, तो स्पेशलिटी स्टोर हो गई। फिर इसका लार्ज स्केल में देखा आपने कि डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल मतलब एक बड़ी सी दुकान है या बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें छोटे छोटे कई डिपार्टमेंट्स हैं और एक एक डिपार्टमेंट में एक एक सामान मिल रहा है। जैसे कि मॉल, अगर आप देखें, मॉल का एग्जाम्पल अगर देखें तो एक मॉल है, बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो वहीं पे हमको सारा सामान मिल जाएगा। एक मॉल में आप जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, खाने की शॉप्स भी हैं, डेकोरेशन का सामान भी है, गिफ्ट आइटम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेल फीमेल किड्स सबके लिए अलग अलग हैं। इसके बाद हम देखेंगे मल्टी शॉप और चेन शॉप्स। तो मल्टी शॉप्स का मतलब, चेन शॉप्स का मतलब क्या है, एक मालिक है, एक नाम है। जैसे कि आपने देखा कि अपोलो फार्मेसी एक एग्जाम्पल है, तो उसकी कई सारी ब्रांच, तो कई सारी ब्रांच है, मतलब एक शहर में 2 से 3 ब्रांच अपोलो फार्मेसी के नाम से या सेम कंपनी के नाम से, एक ही मालिक है तो एक ही नाम से कई सारी दुकानें हैं और वहाँ सारी दुकानों पे एक ही रेट पे सामान आपको मिलेगा। तो ये हो गई चेन शॉप्स। मालिक एक है, कई सारी ब्रांच है एक सिटी में या मल्टीपल सिटी में, और एक ही रेट पे आप कहीं पे भी किसी भी दुकान पे चले जाए सारा सामान मिलेगा। तो ये मल्टी शॉप्स और चेन शॉप्स। और इसमें और डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या अंतर है, इसमें भी कई सारी दुकानें होती हैं लेकिन एक ही बिल्डिंग में होती है, ये अलग अलग जगह पे हो सकती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग छोटी छोटी दुकानों के मालिक अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मेल ऑर्डर बिजनेस। तो मेल मतलब ये सिस्टम चलता था कि मेल किया डायरेक्ट प्रोड्यूसर को और हमारे पास सामान आ गया, डाक से आ गया।
तो डाक से आ गया, फिर पेमेंट भी हमने चेक दे दिया, तो इस तरीके से वो पहुंच गया। हालांकि आजकल ये सिस्टम थोड़ा कन्वर्ट हो गया है और ऑनलाइन शॉपिंग जो आप कहते हैं कि आपने ऑनलाइन सिलेक्ट किया और आपके घर पे आ गया, तो ऑनलाइन शॉपिंग इस तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन वो मेल सिस्टम नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। तो कोऑपरेटिव स्टोर जहाँ सस्ते दामों पे सामान मिलता है, या फिर कोऑपरेटिव जो बिजनेस करते हैं, कुछ लोग मिलकर कुछ शॉप्स खोलते हैं या फिर इकट्ठे जो है पार्टनरशिप में चलाते हैं, तो वो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स हो गए। अब इन्हीं को डिटेल्स में दिया हुआ है, तो हालांकि मैंने इसको आपको बता दिया है, अब आप लिख सकते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर और सारी चीज़ों के। तो ये हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, और इसके बाद मैंने आपको बताया, डिटेल्स भी बता दी। अब अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ड्रग हाउस मैनेजमेंट या लेआउट ऑफ एन आइडियल ड्रग स्टोर। लेआउट ऑफ एन आइडियल ड्रग स्टोर हम देखेंगे, तो इसमें लेआउट का कहने का मतलब कि जो बिल्डिंग है, एक ड्रग स्टोर है, वो कैसा होना चाहिए, उसका जो स्टोरेज जो कमरा है या बिल्डिंग है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो आप देखिए एक बॉक्स में, ये आप एग्ज़ाम में ऐसे फिगर बना के बनाएं ताकि यह समझाने में आसानी हो, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत थियोरेटिकल भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपकी एक दुकान है, ड्रग स्टोर है, ठीक है, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। बाहर से ये मेन गेट, ये मेन गेट है, ठीक है। बाहर से आपको विंडो दिखेगा, यहाँ पे विंडो पे डिस्प्ले होंगी कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, मेडिसिन रखी हुई है, क्या रखा है। नॉर्मली अगर हम शॉप का एग्जांपल देखें तो शॉप्स में जैसे कपड़े डिस्प्ले होते हैं बाहर शीशे से, तो ये स्पेस है। यहाँ से एंट्रेंस हुआ आपका, ठीक है, ये एंट्रेंस, ये काउंटर बना है। काउंटर के आगे आप खड़े होते हैं, कस्टमर वेटिंग एरिया, ठीक है। एक काउंटर यहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा है, फ़ोन है उसके पास, और आप उससे पूछ सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं। और दिस तरफ है डिस्पेंसिंग सिस्टम, यहाँ पे डिस्पेंस, आप लिया हुआ सामान जो है मिलेगा आपको, और यहाँ से आप लेकर जाएंगे, बिल आपको काउंटर पे होगा। तो ये हो गया एंट्रेंस। इसके बाद आगे देखें, एक एंट्रेंस यहाँ पे ये है, एक एंट्रेंस पीछे है। तो पीछे क्यों एंट्रेंस है? पीछे इसके स्टॉक रूम के लिए या गोदाम के लिए एंट्रेंस है। तो जो सामान आता है, गाड़ी में जो माल आता है, तो वो सीधा ऐसे आया यहाँ से, एंट्रेंस फॉर इनकमिंग गुड्स यहाँ से आया, और ये सीधे यहाँ से दरवाज़ा है, ये स्टॉक रूम में गया। और यहाँ पे जो लेबर्स हैं जो स्टॉक लाए हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, जो स्टाफ है इन्हें सामान रखा, रेस्ट किया। यहाँ पे भी एक ऑफिस है, वहाँ पे भी हिसाब किताब उन्हें रखना है, क्या स्टॉक आया क्या नहीं आया। तो ये पीछे की तरफ है, कुछ रैक्स बने हुए हैं जिसमें सामान रखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं रैक्स, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सामान रखना है। तो ये पीछे का साइड हो गया, ये आगे का एंट्रेंस हो गया जहाँ से आपको लेना है सामान। इसके बाद अंदर देखेंगे तो क्या क्या है, इधर शेल्फ्स है, अलमारियाँ हैं, अलमारियाँ जहाँ आपका स्टॉक रखा हुआ जो आपको लेना है या जो उस स्टोर में अवेलेबल है तो उनका स्टॉक रखा हुआ है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, खासतौर से मेडिसिन के केस में हमें बहुत सारी मेडिसिन है जिसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना पड़ता है, तो रेफ्रिजरेटर भी है। और इस सिटिंग स्पेस फॉर सुपरवाइज़र, यहाँ पे एक सुपरवाइज़र होगा जो सारे कामकाज का देखभाल करेगा। पीछे से जो एंट्रेंस है उसका भी देखभाल करेगा स्टॉक का, और इस तरफ भी जो आ रहा है काउंटर पे जो आ रहा है डिस्पेंसिंग सिस्टम में, तो इसको भी मैनेज करेगा। तो बीच में सुपरवाइजर का स्पेस। तो उम्मीद है कि आपको ये लेआउट जरूर समझ में आ गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे एग्जाम में तो मेरे हिसाब से अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत आप इसमें थियोरेटिकल पॉइंट लिख सकते हैं। और इसके बाद ड्रग स्टोर पे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्कस वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अ साइट ऑफ ड्रग स्टोर। तो ड्रग स्टोर के लिए हमको कौन सी जगह पे हमको अपना ड्रग स्टोर खोलना है, तो उसका जो साइट सिलेक्शन की हम कहाँ पे खोले, तो एक तरीके से सिंपल सी बात है ना, जब आप नई दुकान खोलते हैं तो सोचते हैं कि हम कहाँ पे खोले तो ज़्यादा चलेगा। तो यही बात है इसमें भी कि ड्रग स्टोर हमें सिलेक्शन ऑफ साइट कैसे करना है। लोकेलिटी, तो ठीक है, लोकेलिटी हमसे सबसे पहले जगह देखना है कि ड्रग स्टोर इन अ बिजनेस लोकेलिटी वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल, ऐसी जगह पे खोलना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। अब आप किसी सुनसान जंगल में तो कोई ड्रग स्टोर खोल नहीं सकते, तो थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया में या जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है वो लोकेलिटी आपको चूज़ करना है। दूसरी बात है थिकली पॉपुलेटेड, ये वही बात आ गई कि थिकली पॉपुलेटेड ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह में। डेवलपिंग एरियाज जैसे बड़े शहरों में, और बड़े शहरों में ज़्यादा चांसेस होते हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है और लोग थोड़ा अवेयर भी होते हैं, ईजिली लोगों को मार्केट में, एक ही मार्केट में सारी चीज़ें मिल जाती है। तो डेवलपिंग एरिया होना चाहिए। दूर दराज आप नहीं खोल सकते। हॉस्पिटल्स
जहाँ पे हॉस्पिटल है। जाहिर सी बात है, आप फार्मासिस्ट हैं, आप ड्रग स्टोर खोलेंगे तो अगर किसी हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक के पास खोलते हैं तो आपको जो है कस्टमर मिलने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली आपके पास पेशेंट आ सकते हैं अपने पर्चे लेकर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेकर मेडिसिन लेने के लिए। तो ये हो गया साइट सिलेक्शन। ड्रग स्टोर में 2 पार्ट जो हैं मैंने इसका बता दिया। इसके बाद देखते हैं होटल, सिनेमा, थिएटर्स एंड प्लेग्राउंड। तो ये भी कुछ साइट्स हैं कि ऐसी जगह सभी लोग जो जाते हैं और वहाँ पे भीड़ जाती है तो वहाँ पे चांसेस है। ट्रैफिक सिग्नल पे लोग रुकते हैं, अक्सर गाड़ियाँ रुकती है, तो वहाँ पे ड्रग स्टोर हो तो लोगों की नज़र ज़्यादा जाती है, तो ट्रैफिक सिग्नल पे खोल सकते हैं। कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर जहाँ पे कई सारे शॉपिंग शॉप्स है वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो वहाँ पे भी आप ड्रग स्टोर खोल सकते हैं। तो इतने सारे साइट हो गए। इसके बाद और क्वेश्चन पूछता है ड्रग स्टोर में कि लीगल रिक्वायरमेंट टू ओपन अ ड्रग स्टोर। तो क्या क्या ज़रूरत होती है हमें ड्रग स्टोर, लीगल रिक्वायरमेंट, क्या क्या कागज़ पत्तर जो वो कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। क्वालिफिकेशन, तो फार्मासिस्ट की रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और ही शुड अपॉइंट रजिस्टर्ड ऑन होल टाइम। द मिनिमम क्वालिफिकेशन पर्सन इज अ डी फार्मा, है ना, डी फार्मा होना चाहिए, कम से कम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है तो उसके हिसाब से बताएगा कि मिनिमम जो है ना ड्रग स्टोर के लिए कितना एरिया चाहिए। 90 से 100 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है रिटेल ड्रग के लिए और मिनिमम 100 से 120 होता है होलसेल के लिए। तो पहली चीज़ की क्वालिफिकेशन, भैया दुकान तो खोलनी है लेकिन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी। दूसरा स्पेस, आपको इतना स्पेस चाहिए, 90 से 100 स्क्वायर फीट एरिया इतना चाहिए आपको रिटेल के लिए। फिर स्टोर का अरेंजमेंट होना चाहिए, आपके पास सेल्फ्स होना चाहिए, रैक होना चाहिए, अलमारी वगैरह होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, सारी मेडिसिन को प्रिपेयर रखने के लिए। इसके बाद चाहिए लाइसेंस। हाँ, डिग्री तो है लेकिन लाइसेंस अलग से आपको इशू कराना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट टू ओपन अ ड्रग स्टोर, ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने बताया ड्रग रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला क्वेश्चन जो है कई बार आया है एग्जाम में। तो सोल बहुत बार आया है, रिपीट मेरे हिसाब से 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो इसको समझते हैं। सोल वर्ड से समझिए। सोल जो आप कहते हैं ना सोलो, तो आपने कहा सोलो डांस है, सोलो सॉन्ग है, सोलो मतलब सिंगल। उसी तरीके से ट्रेडरशिप भी सोल है, ट्रेडरशिप या प्रोप्राइटरशिप, सोल अकेले। तो इसको वन मैन बिजनेस बोलते हैं। जैसे एक होता है कि आप पार्टनरशिप में करें, दूसरा होता है वन मैन बिजनेस। इट इज़ नोन एज वन मैन बिजनेस। तो इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल। सिंपल सी बात है, समझिए कि कोई एक इंसान बिजनेस स्टार्ट करेगा, वन मैन बिजनेस, उसे ही इन्वेस्ट करना है, वो सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्ट होगा। उसके बाद वो उसके ही बिजनेस डेवलप करना, ही डेवलप्स हिज बिजनेस बाय हिज ओन एबिलिटी एंड नॉलेज। उसके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, तो अपना बिजनेस डेवलप करे। द सोल वेयर ट्रेडर बियर्स ऑल द रिस्क भी उसी को होता है क्योंकि सारा पैसा उसका लगा है, सारी मेहनत उसकी है, तो रिस्क भी उसी को है। तो ये स्मॉल बिजनेस है। ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो वो सोल में नहीं आता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या है। सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन। आपका बिजनेस का एक प्राइवेसी होता है, सीक्रेसी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं होते, एक मालिक होता है तो मेंटेन रहता है। द प्रोप्राइटर कैन चेंज द पैटर्न ऑफ बिजनेस एनी टाइम। प्रोप्राइटर जो है, जो मेन मुखिया है, उसको लगता है कि बिजनेस में नुकसान हो रहा है या सही से नहीं चल रहा है, तो वो किसी और तरीके से बिजनेस को मेंटेन कर सकता है। कैपिटल कैन बी मेंटेन, मतलब मनी का जो लेन देन है या उससे जो रिलेटेड है अपना जो, वो मेंटेन कर सकता है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ नॉट नेसेसरी, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इट इंश्योर्स क्विकनेस ऑफ डिसीजन, कोई अगर घाटा हो रहा है या कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो तुरंत डिसीजन लेता है सोल ट्रेडरशिप में, क्योंकि एक ही मालिक होता है। इसके बाद देखते हैं ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल रिस्क इन्वॉल्व्स दिस इज लेस कंपेयर टू जनरल पार्टनरशिप, इसमें रिस्क कम होता है। इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है कि अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, चूँकि एक ही मालिक है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस खत्म। इसके बाद ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटरशिप
कैन नॉट एक्सपेक्ट बिग प्रॉफिट्स। छोटे पैमाने पे होता है तो उसको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। इसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल सोर्स कम होता है। एक अकेला इंसान है, अगर पार्टनरशिप में हम पैसे मिलाकर काम करते हैं तो बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। कई लोगों के पैसे मिले होते हैं, लेकिन एक अकेला इंसान जो है उसके पास थोड़ा फाइनेंशियल सोर्स की कमी होती है, तो अपना एक्सपेंड बिजनेस जल्दी बढ़ा नहीं सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सिंगल पर्सन टू लीड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस चलाने के लिए अकेले इंसान को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप है, मुझे लग रहा है सोल प्रोप्राइटर समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि 2 और मोर पर्सन अप टू मैक्सिमम 20। तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम 20 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, और कोई भी प्रॉफिट होता है सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉस होता है सबका लॉस होता है। और इसमें जो है एक पार्टनर है अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है या फिर अपने शेयर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो सीक्रेसी है नहीं रहती है, जैसे आपने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में रहती है कि सीक्रेट रहता है बिजनेस। अब सारे पार्टनर्स को इसमें सब कुछ पता होता है, सीक्रेट नहीं होता है। और लेकिन इसमें ईजी देखिए, एडवांटेज देखिए, ईजी होता है बिजनेस के हर एस्पेक्ट को देखने, क्योंकि कई लोग होते हैं और बहुत सारे अमाउंट मनी का जो है इन्वेस्ट होता है, जिसमें अलग अलग लोगों के पैसे लगे होते हैं, तो बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ अ लॉन्गर एग्जिस्टेंस बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। अगर एक किसी की डेथ भी हो जाती है तो चाहे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन डेथ होने में क्या होता है कि ये जो है पार्टनर कोई रिटायर हो जाता है, या तो उसकी जगह कोई और ले, या तो फिर वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि लेकिन लॉस नहीं होता, जितना लॉस या गेन होता है वो सब मिल बांट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं इसमें। लेकिन डिसएडवांटेज और क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे पार्टनर हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बिज़नेस ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, और अक्सर लोगों में आपस में जो है प्रॉब्लम हो जाती है पार्टनरशिप में और बिज़नेस ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो ये 2 टाइप की पार्टनरशिप हो गई। इसके बाद और क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल टर्म्स, जैसे ट्रेड है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमी, तो ये सबके छोटे छोटे मीनिंग्स आते हैं। और क्वेश्चन आया था एक ट्रेड के ऊपर। ट्रेड क्या है? ट्रेड का मतलब व्यापार, मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदना और बेचना। तो ट्रेड और कॉमर्स एक वर्ड है, तो कॉमर्स में भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है, लेकिन इसमें क्या है कि ट्रेडर है, एक व्यापारी है, वो खरीदता है और बेचता है। प्रोड्यूसर, होलसेलर सभी आते हैं इसमें, कंज्यूमर को बेचते हैं, तो वो ट्रेड में आ गया या ट्रेडर में आ गया। लेकिन कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड के अलावा और क्या चीज़ें इसमें प्लस होती हैं। तो कॉमर्स में खरीदने और बेचने के अलावा जो है और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई गुड्स खरीद रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए। या फिर अगर ट्रांसपोर्ट करते समय कोई नुकसान हो जाए तो भाई हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो इंश्योरेंस भी आ गया। और इसके अलावा मैनेजमेंट आ गया, फिर बैंक में किस तरीके से ट्रांजेक्शन करना है, किस तरीके से पैसे का हिसाब किताब करना है, तो ये सारी चीज़ें कॉमर्स। ट्रेड का मतलब सिर्फ व्यापार, बेचना खरीदना, लेकिन कॉमर्स में उसका इंश्योरेंस है, उसका ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कॉमर्स में आती है। तो कॉमर्स और ट्रेड हो गया। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसको। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब है कोई भी इंडस्ट्री जो बिजनेस एक्टिविटी होती है और जहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, कन्वर्शन और प्रोसेसिंग होता है गुड्स का, तो वो इंडस्ट्री कहलाती है। इकोनॉमिक्स क्या है? हम इन सभी चीज़ों के बारे में, जो व्यापार के बारे में जो स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो एक आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो व्यापारिक एक्टिविटियों के बारे, इकोनॉमिक एक्टिविटियों के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, कैसे प्रोडक्टिविटी होती है, कैसे ग्रोथ होता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से है वेरियस बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरीके से ड्रग स्टोर किया जाए, किस तरीके से इसको बेचा जाए, तो इन सब चीज़ का मैनेजमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में आता है। फिर ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ सिर्फ पैसों के ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब है गुड्स का ट्रांजैक्शन, लेना, बेचना, खरीदना, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से की जाती है। प्रोसेस टू परफॉर्म, टू कैरी आउट, टू कंडक्ट और मैनेज बिजनेस इन सम वे। तो ट्रांजैक्शन बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, तो ट्रांजैक्शन। अब देखेंगे ये क्वेश्चन आया था ट्रेड में, एक्सटर्नल ट्रेड। तो पहले हम देखेंगे 2 तरह के ट्रेड हैं, इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। एक्सटर्नल मतलब अपनी कंट्री के अंदर,
जो ट्रेड होता है या जो व्यापार होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल। और इसमें क्या चीज़ है कि अपनी कंट्री के अंदर हो रहा है तो अपनी ही करेंसी में होता है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है तो रुपया में ट्रेड होगा। और उसके बाद अगर हम बाहर की बात करें, एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक्सटर्नल ट्रेड में क्या है कि हम जब बाहर की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो हमें करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसमें हम 3 तरह के ट्रेड देखें, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब हमने बाहर से मंगाया, कहते हैं ना कि वो चीज़ इम्पोर्टेड है, मतलब बाहर से मंगवाई गई है, विदेश से मंगाई गई है, तो परचेसिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। एक्सपोर्ट मतलब अपने यहाँ से भेजना, एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्री। इंटरपोर्ट का मतलब है कि गुड्स बिटवीन फॉरेन प्रोड्यूसर, बाहर ही बनाया बाहर ही बेच दिया, उसका अपनी कंट्री से नहीं मतलब, तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड है। ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया, तो इंडस्ट्री मैंने आपको बताया कि क्या है, उसका क्लासिफिकेशन जनरल आप नाम याद कर लेना इसका, इंडस्ट्री क्या है। इसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वेरियस फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट आप सिंपल सी बात समझें कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको मैनेज करना या कंडक्ट करना है, कि किस तरीके से बिजनेस हमें करना है, एक प्लान करना, सब कुछ व्यवस्थित करना, वो मैनेजमेंट है। एक तौर तरीका जो होता है ना, तो वो मैनेजमेंट है। तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में हमें क्या क्या देखना है कि मैनेजमेंट का क्या काम है। फार्मास्यूटिकल प्लान किया, सिस्टमैटिक थिंकिंग किया, स्ट्रेटजी बनाई, प्लान बनाया, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, कब करे, क्या करे, कैसे करे, कि हमारा बिजनेस सक्सेस हो। हमारा बिजनेस मतलब हमने दुकान खोली या कोई स्टोर खोला तो हमारा बिजनेस सक्सेस हो, कैसे करे, क्या करे, प्लान बनाया, तो ये हो गया प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, एक सिस्टमैटिक तरीके से किया, जैसे सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ से माल आएगा, कहाँ से दिया जाएगा, कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, मशीन्स क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, पैसे क्या चाहिए, इक्विपमेंट क्या चाहिए, कहाँ पे हम स्टोर करें, कितने स्टाफ चाहिए, तो ये सब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग। ये सब मैनेजमेंट का काम है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। इसके बाद हमने देखा स्टाफिंग, स्टाफ हमें रखना ज़रूरी है, कौन सा स्टाफ क्या काम करेगा, सिलेक्शन उसकी काबिलियत के हिसाब से कि किस स्टाफ को हमें क्या काम देना है। इसके बाद देखें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देना मैनेजमेंट का काम है कि यहाँ पे ये काम करो, यहाँ पे ऐसे करो, ये सारी चीज़ें। कोऑर्डिनेशन, जो स्टाफ हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, जो मेल जोल होता है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगर मेल जोल होगा तभी सारा काम अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद देखेंगे कंट्रोलिंग मुखिया होता है, उसको किस तरीके से प्लान के हिसाब से कंट्रोल करना है। कम्युनिकेशन मतलब फैक्ट्स एंड आइडियाज़ को चेंज करना, एक दूसरे से राय लेना, तो उससे हम किसी भी बिजनेस को प्रॉपर बढ़ा सकते हैं। इसका डिसीजन मेकिंग मुखिया का काम है, करेक्ट डिसीजन लेना। इनोवेशन का मतलब रिसर्च, हमने दुकान खोली, हाँ कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है हमें पता होना चाहिए, रिसर्च किया हमने, तो ये रिसर्च हो गया, मीन्स रिसर्च एंड डेवलप किया अपना बिजनेस, उस चीज़ को बढ़ाया, कोई प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है उस प्रोडक्ट को मंगवाया, और ये हो गया इनोवेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गए। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी कुछ और टॉपिक्स के साथ। तो मुझे लग रहा है ये 6-7 टॉपिक आपको आसानी से समझ आ गए होंगे और एग्ज़ाम में लिखने लायक आपको जानकारी हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम के टाइम पे फ़ायदा हो सके। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वेट करिए अगले वीडियो को, और वो वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी अगले 5 to 6 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।